गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के छठे एपिसोड के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यह आज की जो प्रैक्टिस श्रृंखला है, इसके अंतर्गत विशेष तौर पर भारत का अपवाह तंत्र की चर्चा की जाएगी। और इस पर जो सबसे पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निक्षेप का मुख्य सोर्स है। वैसे यह जो प्रश्न है, और इस पर आधारित पिछले भी एपिसोड में एक प्रश्न था कि जो सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं वह किस भाग में पाए जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से यह भी है कि कोयला निक्षेप किस प्रकार की संरचना में पाया जाता है। तो गोंडवाना क्रम की जो संरचना है उसमें सर्वाधिक कोयले का निक्षेप पाया जाता है। कौन सा है? गोंडवाना क्रम की है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो छोटा नागपुर पठार वाले सेक्शन में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है? वैसे भारत का जो सबसे प्राचीन पर्वत है उसका नाम है अरावली। अरावली ही सबसे प्राचीन है। और एक प्रकार से देखा जाए तो जो आर्कियन संरचना थी, आर्कियन संरचना के पश्चात जो धारवाड़ संरचना है, धारवाड़ संरचना का ही एक प्रकार से एक्सटेंशन पार्ट आपका मिलता है अरावली संरचना में। अगला प्रश्न है, गोंडवाना काल की चट्टानें किस नदी घाटी में पाई जाती हैं? तो जो गोंडवाना काल की चट्टानें हैं, एक प्रकार से इसका विस्तार इस छोटा नागपुर के क्षेत्र में है। और यहाँ से जो नदियाँ गुजरती हैं उस नदी में विशेष तौर पर आपकी महानदी कौन सी है? महानदी है। हाँ, के विषय में आप, दामोदर भी इसी सेक्शन में आती है। तो दामोदर और महानदी, चाहे वो दामोदर हो चाहे महानदी हो, दोनों इसी कह सकते हैं गोंडवाना लैंड के क्षेत्र से गुजरती है, गोंडवाना काल की चट्टानों से गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो है यह आप देख सकते हैं आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया से गुजरती है, सतलज आपका इधर से गुजरती है, और गंगा आपका उत्तर के विशाल मैदान से गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन दक्कन लावा ट्रैप के अंतर्गत आता है? तो दक्कन लावा ट्रैप का अगर हम विस्तार की बात करें तो दक्कन लावा आप देख सकते हैं पूरा अगर हम बात करें भारत का, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र लेते हुए गुजरात का भी सेक्शन इसमें आता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब पूरा जो सेक्शन है सबको हम क्या कहते हैं? दक्कन का ट्रैप कहते हैं, दक्कन का लावा कहते हैं। इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा सभी सभी क्षेत्र जो हैं ये दक्कन के पठार के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। अब देखो, जोजिला दर्रा की अगर हम बात करें तो जोजिला दर्रा आपका खास करके यह श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। यहाँ पर श्रीनगर है और ऊपर आप देखेंगे तो इस सेक्शन में लेह मिलता है, और यहाँ बीच में एक दर्रा है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। और इधर आप जाएंगे तो यहाँ पर मिलता है बुर्जिल दर्रा। दो दर्रे हैं, एक का नाम है बुर्जिल दर्रा और एक का नाम है जोजिल दर्रा। तो जोजिला दर्रा जो है और बुर्जिल दर्रा दोनों आपके ग्रेट हिमालय के ही पार्ट हैं, और जम्मू कश्मीर कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है कि बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है, तो हम कह सकते हैं बुर्जिल दर्रा अगर आप देखेंगे श्रीनगर से गिलगित जाता है, और श्रीनगर से लेह जो जाता है तो यहाँ पर बीच में मिलता है जोजिल दर्रा। और कभी कभी यह कारगिल वाला सेक्शन भी यहीं पे आ जाता है, तो जोजिल दर्रा कारगिल को भी क्या करता है? ऐड करता है। तो इस पूछे गए प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीनगर से लेह यदि आपको जाना है तो जोजिल दर्रा का सहारा लेना पड़ेगा। और जोजिल दर्रा जो है यह ग्रेट हिमालय का पार्ट है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, चंबल और यमुना के खादरों में किस प्रकार का मृदा अपरदन होता है? तो चाहे चंबल नदी हो चाहे यमुना नदी हो, इन दोनों में जो खादर क्षेत्र है यहाँ पर नालीदार अपरदन, या इसी को कहते हैं अवनालिका। तो नालीदार और अवनालिका ये दोनों प्रकार के अपरदन इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और इसी से चंबल नदी जो बनाती है वो बनाती है एक बीहड़ भूमि बनाती है। क्या बनाती है? बीहड़ भूमि बनाती है चंबल नदी।
क्योंकि चंबल नदी ही अवनालिका अपर्दन करती है। इस पर भी प्रश्न पिछले एपिसोड में हम लोग डिस्कस किए थे। इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, भारत के पर्वतीय भागों में ग्रामीण जो अधिवास होते हैं, इसके विषय में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ के जो अधिवास होते हैं ये प्रकीर्ण टाइप के होते हैं। प्रकीर्ण का मतलब होता है कि किसी निश्चित पैटर्न में नहीं होते हैं या इधर उधर बिखरे होते हैं। कैसे होते हैं? ये बिखरे रहते हैं, अर्थात किसी निश्चित पैटर्न में ये नहीं पाए जाते हैं। निश्चित पैटर्न का तात्पर्य ना तो लीनियर है, ना तो ट्रायंगुलर शेप में है, ना तो हम कह सकते हैं टी शेप में है, मतलब कुछ ऐसा शेप नहीं होता है, बल्कि ना तो एयर कह सकते हैं सर्किल में है, ऐसा कुछ भी नहीं, ना तो अर्धचंद्राकार, बल्कि कैसे हैं? बिखरे हुए हैं। क्योंकि यहाँ की जो स्थलाकृति होती है वह काफ़ी विषम होती है, इसलिए यहाँ के जो आवास होते हैं प्रकीर्ण टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रकीर्ण टाइप के। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत आप देख सकते हैं, ये सेक्शन पूरा प्रायद्वीपीय भारत का है। इसमें कुछ नदियाँ पश्चिम में भी प्रवाहित होती हैं, कई नदियाँ हैं पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, और बहुत सारी नदियाँ हैं जो पूर्व में प्रभावित होती हैं। तो पूर्व की तरफ जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं इनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्व। क्या हो जाएगा? पूर्व। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं। अगर हम ऊपर से देखें तो पहले तो प्रायद्वीपीय भारत से अगर हम बात करें तो यहाँ पर महानदी आ जाती है, फिर ऋषिकुल्या नदी है, वंशधारा नदी है, फिर यहाँ पर गोदावरी आ जाती है, कृष्णा आ जाती है, फिर यहाँ पर पेन्नर आ जाती है, कावेरी आ जाती, कई नदियाँ हैं, वैगई है। तो इस प्रकार से देखेंगे आप, नॉर्थ से साउथ बहुत सारी नदियाँ हैं कि जो पूर्व की तरफ ही प्रवाहित होती हैं। पश्चिम की तरफ भी कई हैं, जिसमें हम कह सकते हैं नर्मदा है, ताप्ती है, पेरियार है, पंबा है, शरावती है, बहुत सारी नदियाँ हैं। और ये सब किधर जाती हैं? तो पश्चिम की तरफ जाती हैं, लेकिन फिर भी अधिकांश नदियाँ पूरब की तरफ ही प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अलकनंदा और भागीरथी का अगर हम संगम की बात करें तो यह जहाँ पर मिलती हैं वो होता है देवप्रयाग। क्या है? देवप्रयाग में मिलती हैं, क्योंकि एक तरफ से आती है भागीरथी और एक तरफ से आती है अलकनंदा, दोनों जहाँ पर मिलती हैं इसका नाम है देवप्रयाग। और अगर हम बात करें भागीरथी का, तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? भागीरथी निकलती है गंगोत्री से, अरे गोमुख से। कहाँ से? तो कहते हैं गोमुख से। कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। इस पर भी प्रश्न पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इसी को गंगोत्री हिमानी भी कहते हैं। तो यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। और अगर हम अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा में कई नदियाँ हैं, यहाँ पर धौली गंगा है, विष्णु गंगा है, नंदाकनी है, ऐसा हम लोग पिछली क्लासों में डिस्कस किए थे। नंदाकनी है, फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं मंदाकिनी नदी आकर के मिलती है, पिंडारी नदी आकर के मिलती है, कई नदियाँ आकर के मिलती हैं और सब मिल करके बनाती हैं क्या? अलकनंदा। तो सब पर हम लोग डिस्कस किए थे। यहाँ पर कर्णप्रयाग मिलता, पहले विष्णु प्रयाग मिलता है, फिर कर्णप्रयाग मिलता है, रुद्रप्रयाग मिलता है। तो इन सारे प्रयागों की चर्चा हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसको आप एक बार अवश्य देखिएगा। तो यहाँ पर है देवप्रयाग। आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। और ध्यान रखिएगा, गंगा नदी में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, जहाँ से नदी का उद्गम होता है। भागीरथी और अलकनंदा, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ के कारणों में से एक नहीं है? यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं विकल्प, इन सब में एक विकल्प ऐसा है जिसके कारण बाढ़ नहीं आती है। तो दोषपूर्ण यदि आप कृषि पद्धति अप्लाई करते हैं तो बाढ़ आएगी, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अगर दोषपूर्ण कृषि कर रहे हैं तो इससे अपर्दन की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। और यदि अपर्दन होगा तो जो अवसाद है ये जाके नदी के तली में जमा हो जाएगा, जिससे नदी का जो जल है वह आसपास के क्षेत्रों में क्या करेगा? बाढ़ की समस्या को जन्म देता है। इसी प्रकार नदियों की अत्यधिक लहरदार तथा विसर्पी मार्ग, अगर नदियाँ विसर्पण कर रही हैं तो भी बाढ़ आती है। बड़े पैमाने पर यदि आपने वन की कटाई कर दी है तो भी बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि वन की कटाई हो जाएगी तो भी अपर्दन की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। और यदि अपर्दन बढ़ेगा तो मृदा कट करके जाके नदी बेसिन में जमा हो जाती है, जिससे नदी का जल आसपास के क्षेत्रों में फैल करके बाढ़ की समस्या को जन्म देता है। लेकिन ऊर्ध्वाधर में पवन जो अपरूपण होता है, इससे बाढ़ की कोई समस्या का संबंध नहीं है। इसलिए इस पूछे गए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा समूह उनकी किलोमीटर में लंबाई के अवरोही क्रम में सही ढंग से अनुक्रमित किया गया है? वैसे हम लोग इस पर आधारित एक प्रश्न कल के भी क्लास में डिस्कस किए थे,
और कल हम लोग देखे थे वहाँ पर गोदावरी थी, कृष्णा था, फिर वहाँ पर यमुना नदी थी और कावेरी नदी थी। उन नदियों का हम लोग डिस्कस किए थे। आज की जो नदियाँ हैं थोड़ा अलग हैं। यहाँ पर यमुना है, ब्रह्मपुत्रा है, चिनाब है, गंगा है, सिंधु है। इन सबको हमको अरेंज करना है, लेकिन अनुक्रमित आरोही क्रम में करना है। कैसे आरोही क्रम में? मतलब इसका तात्पर्य है कि सबसे पहले छोटी नदी रहेगी, उसके बाद बड़ी। तो हमको छोटी से बड़ी की तरफ चलना है, छोटी से बड़ी की तरफ चलना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें छोटी सी बड़ी की अगर बात करें, तो आप अगर पहले विकल्प में जाएं तो मान लेते हैं यमुना है, यमुना से बड़ी ब्रह्मपुत्रा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन ब्रह्मपुत्रा से छोटी फिर चिनाब हो जाती है, ये गलत हो जाएगा। फिर इसी प्रकार गंगा है, गंगा से बड़ी सिंधु है, सिंधु से बड़ी ब्रह्मपुत्रा है। ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन अगर हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के क्रम में आप देख सकते हैं रावी छोटी हो जाती है, क्योंकि गंगा की जो लंबाई है, गंगा की लंबाई से ज़्यादा लंबाई तो सिंधु की है, क्योंकि सिंधु की लंबाई करीब यहाँ पर 2880 किलोमीटर मिलती है, ब्रह्मपुत्रा की 2900 किलोमीटर मिलती है। अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा की लंबाई यहाँ पर मिल जाती है 2525। लेकिन जो रावी नदी है, रावी नदी की लंबाई यहाँ पर कम हो जाएगी, 725 हो जाएगी। क्योंकि छोटे से बड़े के क्रम में जाना है तो यहाँ क्रम उल्टा हो गया, तो इस आधार पर ये गलत हो जाएगा। वहीं अगर हम आगे बात करें चेनाब, चेनाब से बड़ी ब्यास नहीं है, बल्कि ब्यास से बड़ी चेनाब है। क्योंकि अगर आप चेनाब की बात करें, चेनाब नदी की लंबाई होती है 960। क्या होती है? 960। और ब्यास की आप यहाँ पर लंबाई ऊपर देख सकते हैं 400। ये तो अच्छा, ये रावी है, यहाँ पर इसकी हो जाएगी 470 किलोमीटर। तो चेनाब से छोटी हो गई ब्यास, जबकि कह रहा है छोटी से बड़ी की तरफ चलना है, तो ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। हाँ, ब्यास से बड़ी ब्रह्मपुत्रा है और उससे छोटी फिर यमुना आ गई, अर्थात क्रम सही नहीं। लेकिन डी वाले में देखिए, ब्यास सबसे छोटी है, उससे बड़ी रावी है, और उससे बड़ी यमुना है, और उससे बड़ी गंगा है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर हम ये नहीं कहते हैं कि सभी का आपको एग्जैक्ट लेंथ पता ही हो, लेकिन एक अनुमान तो पता होना चाहिए कि कौन सी नदी लंबी है और कौन सी नदी छोटी है। सबसे लंबी की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्रा है, उससे छोटी आपकी सिंधु मिलती है, उससे छोटी की अगर बात करें तो गंगा नदी मिलती है। और बाकी इधर आप चेनाब, ब्यास, रावी इन सब में देख सकते हैं, जो चेनाब है वो बड़ी है, रावी उसकी तुलना में छोटी है, और उसकी तुलना में ब्यास और छोटी हो जाती है। तो इस आधार पर आपको कुछ कह सकते हैं विश्लेषणात्मक तरीके से भी अध्ययन करना पड़ता है, कि जिससे एग्जैक्ट आंकड़ा ना पता हो फिर भी आप आंसर दे सकें। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक प्रकार से जो जलप्रपात होते हैं, झरने होते हैं, वहाँ से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। और जोग जलप्रपात के बारे में पूछा गया है। तो जोग जलप्रपात को अगर हम बात करें तो जोग को ही कहते हैं एक प्रकार से सरगोप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरगोप्पा जलप्रपात कहते हैं। और इसी को अगर हम दूसरा नाम दें तो यहाँ पर महात्मा गांधी, क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात है। और ये जो जलप्रपात है यह शरावती नदी पर है। किस पर है? शरावती नदी पर है। और ये जो शरावती नदी है यह एक प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्नाटक वाला सेक्शन है, और कर्नाटक के सेक्शन में ही पाई जाती है एक नदी जिसका नाम है शरावती नदी। क्या नाम है? शरावती नदी। और इसी शरावती नदी पर है जोग जलप्रपात, जिसको कहते हैं सरगोप्पा या महात्मा गांधी। ये जो जलप्रपात है, अगर इसके विषय में आपको बताना हो तो ऐसा नहीं है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बल्कि ये कह सकते हैं कि भारत का सर्वाधिक चौड़ा है। क्या है? सर्वाधिक चौड़ा जलप्रपात अगर आपसे कभी पूछा जाए तो उसका नाम है सरगोप्पा, या उसका नाम है जोग जलप्रपात, या इसका नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, जो शरावती नदी पर है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊंचा, क्या पूछा जाए? सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात, तो सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात में थोड़ा विवाद है। इस पर दो जलप्रपात आते हैं। एक जलप्रपात है जिसका नाम है नोह काली कई। क्या नाम है? नोह काली कई। और यह जलप्रपात मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है। कुछ अध्ययन सोर्स इसको सबसे ऊंचा जलप्रपात मानते हैं, जबकि जो अधिकांश सोर्स हैं उसमें अगर हम देखें तो भारत का आता है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कूची कल है। क्या नाम है? कूची कल जलप्रपात है। और यह किस नदी पर है? तो यह नदी है बराही नदी। कौन सी नदी है? बराही नदी पर है। और ये भी कहाँ पर है? एक कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो कर्नाटक का जो बराही नदी है, उसी बराही नदी पर कूची कल जलप्रपात है, जो भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। अधिकांश सोर्स इसी को वैलिड मानते हैं, जबकि कुछ सोर्सों में नोह कालिकई जो मेघालय में है जलप्रपात,
इसको लोग मानते हैं सबसे ऊंचा जलप्रपात, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो कूची कली को ही देखिएगा। इसी प्रकार अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सर्वाधिक आयतन वाला, क्या सर्वाधिक आयतन वाला, तो उसका नाम है यहाँ पर शिव समुद्रम। क्या नाम है? शिव समुद्रम जलप्रपात है। यह सर्वाधिक आयतन है और यह किस नदी पर है? तो यह आपकी कावेरी नदी। किस पर है? कावेरी नदी पर है। और कावेरी नदी भी कर्नाटक से होकर के गुजरती है, लेकिन इसका प्रवाह आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में है कावेरी का। लेकिन अगर आप बात करें शरावती की, तो शरावती इधर जाती है, और जो कूंचीकल है बराही, वो भी इधर ही जाती है। तो एक प्रकार से 3 जलप्रपात आपके कर्नाटक में ही हैं। एक सर्वाधिक ऊंचा है, एक सर्वाधिक आयतन में ज़्यादा है, तो एक सर्वाधिक चौड़ा है। 3 जलप्रपात यहीं पर हैं। तीनों को नाम या तीनों का नाम आपको याद रखना है। तो जोग जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो शरावती नदी से है। इसी प्रकार अगर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे, तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसका नाम है एंजल। क्या नाम है? एंजल जलप्रपात है। और एंजल जलप्रपात कहाँ पर है? तो यह वेनेजुएला में है। कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। और वेनेजुएला में एक नदी है जिसका नाम है करोनी नदी। क्या नाम है? करोनी नदी पर है। और ये जो करोनी नदी है किसकी सहायक है? तो यहाँ पर है ओरिनीको नदी। क्या नाम है? ओरिनीको नदी की सहायक नदी है जिसका नाम है करोनी। उसी करोनी नदी पर है एंजल जलप्रपात, जो वेनेजुएला में स्थित है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको आपको एक साथ देखते चलना है कि जिससे कम से कम प्रश्नों में अधिक से अधिक बातें हम लोग समझ सकें। अगला प्रश्न है, भारत के शीत मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही है? सही नहीं है। आपको जो गलत है उसी का चयन करना है, अर्थात सब सही है, सिर्फ एक गलत है। तो जो शीत मरुस्थल है ये आप कह सकते हैं हमारे पोलर रीजन में पाए जाते हैं, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं अंटार्कटिक क्षेत्र में ज़्यादातर, और आर्कटिक क्षेत्र में इस प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। और भारत का जो हिमालयी क्षेत्र वहाँ पर भी इस प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। तो सिंधु नदी इस क्षेत्र में होकर बहती है, ये बात तो ठीक है। यह हिमाचल पर्वतों के वृक्ष छाया प्रदेश में स्थित है, ये भी बातें ठीक है। यह दक्षिण में जास्कर पर्वत से घिरा हुआ है, ये भी बात ठीक है। लेकिन इस क्षेत्र में लवण झीलों की विशाल विविधता है, ऐसा नहीं है। विशाल विविधता जो होती है यह उष्ण, कहाँ पर? उष्ण मरुस्थलों की है। किसकी है? तो जो उष्ण मरुस्थल होते हैं वहां पर सैलाइन झीलों की अधिकता होती है, यह शीत मरुस्थल नहीं होते हैं। तो इस आधार पर आपका आंसर हो जाएगा डी। अगर हम अगले प्रश्न की देखें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है नंदा देवी। और वैसे अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय का कई प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, एक उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर। तो अगर हम उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर बात करें तो वहाँ पर हिमालय को हम 4 प्रकार कह सकते हैं। ट्रांस हिमालय है, वहाँ पर ग्रेट हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक है। यह आपके पार्ट होते हैं। लेकिन अगर हम इसका प्रादेशिक वितरण देखें, कौन सा वितरण देखें? प्रादेशिक वितरण देखें, तो प्रादेशिक वितरण में इसको हम 3 आधार पर करते हैं। एक होता है इसका पश्चिमी भाग, एक होता है मध्य भाग, और एक होता है पूर्वी भाग। एक होता है पश्चिमी भाग, और एक होता है मध्य भाग, एक होता है पूर्वी भाग। तो जो पश्चिमी भाग है इसका भी 2 पार्ट कर दिया जाता है। एक होता है जिसको कहते हैं पंजाब और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, और दूसरा जो पार्ट होता है इसको कहते हैं कुमायूं का हिमालय। क्या कहते हैं? कुमायूं। ये दोनों पश्चिमी हिमालय के पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं? पश्चिमी हिमालय के पार्ट हैं। मध्य हिमालय को हम कहते हैं नेपाल का हिमालय। क्या कहते हैं? नेपाल का हिमालय। और पूर्वी को कहते हैं असम का हिमालय। इन सबको जो विभाजित करने वाली रेखा है यहाँ पे है आपकी एक प्रकार से सिंधु नदी होती है, और इधर अगर देखें तो यहाँ पर पड़ती है सतलज नदी, जो इनकी सीमा बनाती है। और यह सतलज से शुरू होती है और इधर आती है काली नदी, और यह जो है काली नदी से प्रारंभ होता है, इधर आ जाता है तिस्ता। और इसी प्रकार यह जो है तिस्ता से प्रारंभ होता है और इधर आ जाता है, एक नदी है जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक है जिसका नाम है दिबांग नदी है, तो वहाँ पर ये पहुँच जाता है। तो हम कह सकते हैं क्या? दिहांग नदी, दिहांग। और अगर हम और बात करें तो यह जो पंजाब और जम्मू कश्मीर का हिमालय है यह सर्वाधिक चौड़ा है। क्या है? सर्वाधिक चौड़ा है। इस पर प्रश्न कल हम लोग देख चुके हैं।
अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक हिमनद किस में है, तो कुमायूं में सर्वाधिक हिमनद हैं। यहाँ पर हिमनद सबसे ज़्यादा हैं। और जो नेपाल वाला है यह सबसे लंबा हिमालय है, ऐसा भी ध्यान रखना है। जो असम वाला है यह सर्वाधिक वर्षा वाला है। यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। तो इन सब प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो यह जो पार्ट है इधर का, यह पश्चिम का है, और इसी में जो इधर का सेक्शन है यह पंजाब जम्मू कश्मीर का है, और इधर का जो है इसका नाम है कुमायूं। कुमायूं ज़्यादातर आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, लेकिन इसका कुछ विस्तार हिमाचल प्रदेश में भी है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ का जो पार्ट होता है यह नेपाल हिमालय का पार्ट होता है। इसके पश्चात का जो पार्ट होता है उसको असम हिमालय हम कहते हैं। तो इस आधार पर हम हिमालय का प्रादेशिक वितरण भी करते हैं, इसे भी ध्यान में आपको रखना है। यहाँ से भी प्रश्न के पूछे जाने की बराबर संभावना बनी रहती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी झील हेबर झील के नाम से जानी जाती है? उसका नाम है जयसमंद झील। क्या नाम है? जयसमंद झील। और जयसमंद झील में है क्या कि 7 द्वीप इसके अंदर पाए जाते हैं। क्या है? 7 द्वीप पाए जाते हैं, और ये द्वीप पत्थर से निर्मित हैं। कैसे हैं? पत्थर से निर्मित हैं। दूर से देखने पे ये लगता है कि जैसे ढेले हों। क्या हों? ढेले। ढेले को ही कहते हैं जैसे ढेवर। तो ये दूर से देखने पर जो टीले हैं, जो द्वीप हैं, जो इस झील के अंदर हैं, इन्हीं के आधार पर इनको कह दिया जाता है ढेबर झील कह दिया जाता है। ऐसा भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न के पूछे जाने की संभावना है। और इसी आधार पर इसको कहा जाता है 7 टापुओं की झील। क्या कहा जाता है? 7 टापुओं की झील इसे कहा जाता है। तो इस आधार पर इस यहाँ से प्रश्न के पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि इसे ढेबर झील प्लस 7 टापुओं की झील भी कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भीमा और तुंगभद्रा सहायक नदियाँ हैं। वैसे सभी नदियों की सहायक नदियों के विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी तो हम सिर्फ इस नदी की बात करते हैं जो नदी है कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा नदी है। अगर कृष्णा नदी की बात करें तो इधर कह सकते हैं एक दाएं तट की है और एक बाएं तट की है। दोनों तरफ से कुछ सहायक नदियां मिलती हैं। अगर हम इधर से बात करें तो यहाँ पर है पाबना है, सीना, भीमा, मूसी। ये सब नदियाँ कृष्णा की जो हैं आप देख सकते हैं बाएं तट की हैं, चूँकि इधर जो तट होगा, इस क्योंकि नदी इधर जा रही है तो इस अनुसार इसका ये लेफ्ट होगा, और इधर जो है यह राइट होगा। राइट में जो है नदियाँ, इनका नाम है घाट प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा और हैगरी। ये जो नदियां हैं एक इधर से आती हैं, ये दाएं तट की हैं। तो इस पूछे गए प्रश्न का चूंकि भीमा और तुंगभद्रा के विषय में पूछा गया, तो भीमा और तुंगभद्रा किसकी हैं? तो ये किसकी हैं? आप देख सकते हैं ये कृष्णा की हैं। और किस तट की हैं? तो ये दाएं तट की हैं। तो हम कह सकते हैं कृष्णा की हैं और दाएं तट की हैं। लेकिन बाएं तट की कौन कौन सी हैं? तो पाबना है, सीना, भीमा, मूसी, ये सब के बाएं तट की नदियां हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी का उद्गम भारत में नहीं है? यहाँ पर जितनी नदियाँ हैं, चाहे राबी हैं, ब्यास हैं, चिनाब है, सतलज है, सभी नदियों का उद्गम भारत में है। सिर्फ एक नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, और उसका नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज। अगर हम बात करें सतलज, तो सतलज का उद्गम जो होता है, प्लस ये जो सिंधु नदी है इसका अगर उद्गम की बात करें, और यहीं से हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा, इन 3 नदियों का जो उद्गम होता है यह कैलाश पर्वत पर विद्यमान, कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत पर विद्यमान है मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर झील है। इसी मानसरोवर झील से सिंधु नदी का भी उद्गम होता है, सतलज का भी होता है और ब्रह्मपुत्रा का होता है। लेकिन सिंधु का जहाँ से होता है उसका नाम है सिंधी खवाब। सिंधु का कहाँ से होता है? सिंधी खवाब। और इसी का नाम है गारतंग। गारतंग से होता है सिंधु का। और इसी आधार पर जो सतलज है इसका राकस ताल से है, और राकस ताल भी इसी मानसरोवर का ही पार्ट है। यहाँ से होती है सतलज की। और अगर हम बात करें आपका ब्रह्मपुत्रा का, तो ब्रह्मपुत्रा का जो है इसका नाम है चिमायुंग। क्या नाम है? चिमायुंग तंग हिमानी। और इसी का एक और नाम रखा जाता है, उसको कहते हैं आंगसी।
ग्लेशियर। क्या नाम है? तांगसी ग्लेशियर। तो कैलाश मानसरोवर के चिमायुंग दंग हिमानी से ब्रह्मपुत्रा का, इसी कैलाश मानसरोवर के राकसताल से सतलज का, और इसी कैलाश मानसरोवर के सिंधी खवाब गारतंग से सिंधु नदी का विकास या उद्गम होता है। बाकी जो नदियां हैं, चाहे हम झेलम की बात करें, चाहे हम चेनाब की बात करें, चाहे रावी और ब्यास की बात करें, इन सभी नदियों का उद्गम भारत में है। अगर हम झेलम की बात करें तो झेलम का जो उद्गम है यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है। कहाँ से है? यहाँ पे हम बात कर सकते हैं झेलम का जो उद्गम है यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से। कहाँ से है? अनंतनाग और बेरीनाग से इसका उद्गम होता है। और इसी प्रकार अगर हम बात करें आपका चेनाब का, किसका? क्योंकि सबसे उत्तर में सिंधु है, फिर झेलम है, फिर चेनाब है। चेनाब का अगर हम बात करें तो यहाँ पर है बारा लाचा दर्रा। क्या नाम है? बारा लाचा दर्रा। और ये बारा लाचा जो दर्रा है यह किसका पार्ट है? यह ग्रेट हिमालय का पार्ट है। कल हम लोग इस पर डिस्कशन किए थे। ग्रेट हिमालय के दो दर्रे हैं, एक का नाम है बुर्जिल दर्रा, एक का नाम जोजिल दर्रा, दोनों जम्मू कश्मीर में हैं। लेकिन इसी ग्रेट हिमालय के दो दर्रे हैं जो हिमाचल प्रदेश में हैं, एक का नाम है बारा लाचा और एक का नाम है तिपकीला। तो यह बारा लाचा जो है यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, और यहीं से निकलती है चेनाब नदी। अगर हम रावी ब्यास की बात करें तो यहाँ पर है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे से, कहाँ से? रोहतांग दर्रे से दो नदी निकलती है। कौन कौन सी? रावी और ब्यास का उद्गम होता है। और जो रोहतांग दर्रा है यह कहाँ पर है? यह उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। किस हिमालय का पार्ट है? तो लघु हिमालय का पार्ट है। किसका है? लघु हिमालय का पार्ट है। लघु हिमालय में टोटल अगर देखे जाए तो हम दर्रों की बात किए थे कल। एक दर्रा था जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा, एक का नाम था बनिहाल दर्रा, एक का नाम है वहाँ पर बारामूला दर्रा, और एक का नाम है रोहतांग। तो यह रोहतांग जो है यह लघु हिमालय का पार्ट है। और कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में, अरे उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो इस आधार पर इस पूछे गए प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सतलज, क्योंकि सतलज ही एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, बल्कि इसका उद्गम कहाँ पर है? तो कैलाश मानसरोवर के राकसताल से है। इस प्रकार आज के इस एपिसोड का यह लास्ट प्रश्न था, और इसी के साथ आज की हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं। पुनः कल हम लोग एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। लेकिन यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां से आप पीडीएफ मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।